नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश परियानी चैनल में। दोस्तों, हमारे बॉडी के अंदर जो आउट ऑफ कंट्रोल सेल का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसे कैंसर कहा जाता है। और कैंसर जिस हिस्से में होता है उस हिस्से के नाम से या उस बॉडी पार्ट्स के नाम के कैंसर का नाम दिया जाता है। जैसे आज का जो टॉपिक है वो है प्रोस्टेट कैंसर। ये प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर है, इसलिए इसे प्रोस्टेट कैंसर कहा जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और कौन से हिस्से होते हैं? एक तो रहता है टेस्टिकल, एपिडिडाइमिस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, यूरेथ्रा और पेनिस। यूरेथ्रा के सराउंडिंग में जो रहता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो रहता है, और ये वॉलनट शेप में रहता है। ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे रहता है और रेक्टम के आगे की तरफ रहता है। जैसे जैसे पुरुषों में उम्र बढ़ती जाती है इसकी साइज बढ़ना शुरू हो जाती है, और यूरेथ्रा को जो क्या होता है कि एक प्रकार से ये नैरो करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यूरिनेशन में काफी तकलीफ होती है। इस कंडीशन को कहा जाता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। ये कैंसर से अलग कंडीशन है। अब देख लेते हैं साइन और सिम्टम्स के बारे में। तो जो भी साइन और सिम्टम्स मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला हूँ प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, ये जरूरी नहीं है कि ये कैंसर के कारण ही हो सकते हैं। इसके अलग अलग कारण भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं कि कैंसर है या नहीं है। तो जैसे कि यूरेथ्रा जो रहता है, जो कि कॉमन पैसेज है यूरिन और सीमेन का पुरुषों में, ये थोड़ा सा नैरो हो जाता है। वहां पे दबाव की वजह से थोड़ा सा नैरो हो जाता है, और जो यूरिनेशन के टाइम पे जो है काफी जलन महसूस होती है और काफी पेन महसूस होता है। यूरिनेशन प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता है, और यूरिन और सीमेन के टाइम पे सीमेन बाहर जब निकलता है तब ब्लड जो है वो काफी उसमें निकल सकता है। जो इजैकुलेशन है, सीमेन इजैकुलेशन काफी पेनफुल हो सकता है, और जो बैक, पेल्विस रीजन और हिप रीजन जो रहता है वहां पे काफी दर्द हो सकता है, और ये दर्द जो है काफी समय तक रहता है। रिस्क फैक्टर क्या क्या है प्रोस्टेट कैंसर के? तो सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है वो है एज। एक एज के बाद जो है प्रोस्टेट कैंसर जो है पुरुषों में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। देखा जाए तो 55 साल की उम्र के बाद जो है प्रोस्टेट कैंसर ज्यादातर देखने को मिलता है। उसके बाद एशियन पुरुषों के कंपैरिजन में अमेरिकन और अफ्रीकन जो पुरुष रहते हैं उनमें इसका परसेंटेज काफी ज्यादा रहता है। तीसरा कारण जेनेटिक, जो फैमिली हिस्ट्री के कारण भी जो है उसके कारण भी प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि किसी को आपकी फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर हो तो ही आपको प्रोस्टेट कैंसर होगा। अगर जेनेटिक होगा तो, अगर आपके फैमिली में किसी को और भी कैंसर है, जैसे कि ओवेरियन कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया या और कोई कैंसर हो गया, तो उसकी वजह से भी ये कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। अब देखते हैं कि डायग्नोसिस जो है वो किस तरीके से होती है। तो बायोप्सी एक आइडियल ऑप्शन जो है माना जाता है प्रोस्टेट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि सर्जरी के द्वारा, निडल के द्वारा एक हिस्सा जो है प्रोस्टेट ग्लैंड का वो निकाल के माइक्रोस्कोप में जो है उसके जो परसेंटेज है कैंसर का वो देखा जाता है। एक ग्लेसन स्कोर करके रहता है जो कि 2 से 10 के बीच में रहता है। तो ये अगर स्कोर जितना कम हो उतना ही कैंसर सेल के परसेंटेज जो रहते हैं वो कम रहते हैं, या फिर कैंसर का होने का चांसेस कम रहता है। और ग्लेसन स्कोर अगर ज्यादा है, 10 के आसपास है, तो कैंसर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और इसके सेल्स भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये एक आइडियल ऑप्शन है बायोप्सी। इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स जो है वो अलग प्रोसीजर भी इस्तेमाल करते हैं इसको और अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए। तो एक होता है ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड और एमआरआई। ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड या एमआरआई में क्या होता है कि एक प्रोब यानी कि फिंगर जितना एक रॉड जो रहता है वो रेक्टम के द्वारा इंसर्ट किया जाता है हमारी बॉडी में, और एक वेव्स जो है वो छोड़ी जाती है। उस वेव्स के द्वारा वो रिफ्लेक्शन जब होता है प्रोस्टेट ग्लैंड से, तो एक इमेज बन जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड की, जिससे ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर के बारे में जितनी जानकारी है वो इमेज के द्वारा पता चलती है। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में क्या होता है कि इसमें एक रेडियो वेव्स जो रहते हैं, जो मैग्नेटिक वेव जो छोड़ी जाती है हमारे बॉडी के अंदर, जो कि कंप्यूटर के साथ लिंक रहती है, उसके द्वारा जो एक इमेज तैयार होती है उसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहा जाता है। और एमआरआई में रेडिएशन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। कैंसर स्क्रीनिंग और कैंसर की जो स्टैगिंग प्रोसेस रहती है उसको समझ लेते हैं। स्क्रीनिंग में क्या होता है कि डॉक्टर आपको सिर्फ पहली बार जब आप देखने को जाते हैं, अगर आपको किसी तरीके की तकलीफ महसूस होती है, कुछ साइन और सिम्टम्स अलग लगते हैं, तो वो स्क्रीनिंग करते हैं। उसमें भी ब्लड टेस्ट और अलग अलग एमआरआई, सोनोग्राफी होती है, जो कि ये देखने के लिए रहती है कि आप में कैंसर है या नहीं है, और अगर है तो किस लेवल पे है, तो ये देखने के लिए रहती है। उसके बाद जो स्टैगिंग प्रोसीजर जो रहती है वो ये रहती है कि अगर किसी व्यक्ति में
कैंसर जो है वो डिटेक्ट हो चुका है तो उसके बाद की जितनी भी टेस्ट होती हैं वो स्टैगिंग प्रोसीजर के अंदर आती है कि कैसा जो है वो ट्रीटमेंट देना चाहिए, कौन सी स्टेज चालू है और किस तरीके की मेडिसिन जो है वो या किस तरीके की जो थेरेपी है वो देना चाहिए। तो ये दोनों प्रोसीजर अलग अलग रहती हैं जो डॉक्टर इसके बाद जो है प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करने के बाद, डायग्नोसिस करने के बाद जो है इसका एक प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड करते हैं और वो अच्छे से आपको एक ट्रीटमेंट देते हैं। तो ट्रीटमेंट पार्ट क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जैसे कि हमने पहले शेयर किया कि ये एक बड़ी उम्र में होने के बाद ज्यादातर देखने को मिलता है। तो इसमें 2 तरीके के प्रोसीजर है डॉक्टर ज्यादातर जो है वो अपनाते हैं। पहली बात तो ये है कि जब सिम्टम्स आते हैं तो उसे क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है और उसके बाद जो सिम्टम्स का है वो ट्रीट किया जाता है। मान लीजिए कि वो उसके रेगुलर चेकअप के लिए क्या करते हैं, कुछ पीएसए टेस्ट, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन की टेस्ट करवाते हैं और कुछ बायोप्सी जो है वो रेगुलर बेसिस पे आपको करने के लिए कहते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और अगर कुछ चेंजेस उसमें दिखता है या कुछ साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो तब वो उसके ट्रीटमेंट जो है वो की जाती है। दूसरा प्रोसीजर है कि भाई इसका कोई भी ट्रीटमेंट ना करो, कोई भी डायग्नोसिस ना करो, सिर्फ सिम्टम्स को ऑब्जर्व किया जाता है। उस सिम्टम्स के बेसिस पे जो है ये ट्रीटमेंट जो है डिसाइड किए जाते हैं। ये उन लोगों में ज्यादातर प्रीफर किया जाता है जिनकी एज काफी बड़ी हो गई है और हो सकता है कि उनकी लाइफ जो है ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली है, तो उन्हें कैंसर ट्रीटमेंट से बचाया जाता है क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट में काफी तकलीफ होती है। इसलिए सिर्फ सिम्टम्स ऑब्जर्व करने के बाद ही जो ट्रीटमेंट जो है वो रिकमेंड किया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि सर्जरी में क्या होता है कि अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का पोर्शन काफी तरीके से सड़ गया है, कैंसर की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है, तो सर्जरी के द्वारा पूरा जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड निकाल दिया जाता है। इस प्रोसीजर को कहा जाता है प्रोस्टेक्टोमी, यानी कि वो पूरा पोर्शन जो है प्रोस्टेट का जो पूरा निकाल दिया जाता है। उसके सराउंडिंग में अगर कोई टिश्यू सेल्स जो खराब हो चुकी हैं उसे भी निकाल दिया जाता है। रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, कुछ एक्सटर्नल आपको रेडिएशंस दिए जाते हैं ताकि वो कैंसर के सेल जो मारने के लिए, और कुछ एक एडवांस थेरेपी है जिसमें रेडिएशन के सीड्स जो हैं वो बनाए जाते हैं और सर्जरी करके कैंसर पोर्शन के नजदीक रखे जाते हैं और फिर सर्जरी करके उसे सुचर किया जाता है। वो जो कैंसर रेडिएशन जो सीड्स रहते हैं वो धीरे धीरे जो है रेडिएशन छोड़ना शुरू करते हैं हमारे बॉडी में और कैंसर सेल को जो है वो मारते रहते हैं अंदर ही अंदर। उसके बाद एक कीमोथेरेपी, कुछ मेडिसिन या कुछ इंजेक्शन के द्वारा हमारे बॉडी में जो केमिकल्स के द्वारा उस कैंसर सेल को मारने की कोशिश की जाती है। हार्मोनल थेरेपी, कुछ हार्मोन्स जो हैं वो दिए जाते हैं जिसकी वजह से जो सर्वाइविंग सेल्स हैं हार्मोन के बेसिस पे उन्हें मार दिया जाता है, उन्हें ब्लॉक किया जाता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि एक प्रोब जो है हमारे बॉडी में कैंसर पेशेंट के बॉडी में जो है वो डाला जाता है, वहां से एक रेडिएशन जो है वो छोड़ी जाती है जिसके कारण जो कैंसर सेल मारे जाते हैं। एक होती है बायोलॉजिकल थेरेपी में आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए कुछ थेरेपी, कुछ मेडिसिन दी जाती है जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए, वो ऑटोमेटिकली कैंसर सेल से लड़ पाएगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा।